इस वीडियो में हम लोग एक अत्यंत ही असामान्य बीमारी लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस के बारे में बात करेंगे। तो लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस को साधारण भाषा में समझा जाए तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बालों का लाइकेन प्लैनस है। और कुछ रिसर्चर्स इसे प्रॉपर लाइकेन प्लैनस बालों का मानते भी हैं। मतलब उसके जो स्किन की लाइकेन प्लैनस वाली बीमारी होती है उसी का वेरिएंट या वैरायटी के तौर पर देखते हैं इसको। इस परेशानी में व्यक्ति के सर जो होता है, सर के जो बाल होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि आईब्रोज, आई लैसेस, बियर्ड एरिया या फिर शरीर के दूसरे जगह के बाल भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इस परेशानी में व्यक्ति के सर पर गोल पैचेज होते हैं एलोपेशिया के, मतलब कि जहां से बाल बिल्कुल ही गायब होगा या टेढ़े मेढ़े, या फिर ऐसा लगेगा कि कोई पैच है उससे फिर उंगली निकली हुई है। इसको सीधे समझे कि टेढ़े मेढ़े या गोल पैचेज, मल्टीपल पैचेज देखने को मिलेंगे बाल में, जहां से बाल एकदम गायब होगा। और ये पैचेस कुछ एरिया में आपस में मिल जाएंगे और बड़ा पैच बना लेंगे। और वहां की स्किन कैसी होगी? तो वहां की स्किन जो होगी वायलेसियस हो सकती है या डार्क कलर की हो सकती है, और कभी कभी दबी हुई भी होती है, मतलब धंसी हुई। वहां की स्किन एट्रोफिक डिप्रेस्ड भी देखी जा सकती है। यदि एक बाल को पकड़ा जाए और उसको ध्यान से मैग्नीफाइंग लेंस से देखा जाए तो उस बाल के चारों तरफ लाली भी देखने को मिल सकती है, जिसे बोला जाता है पेरी फॉलिकुलर एरिदिमा। या फिर उस बाल के चारों तरफ स्केल्स भी देखने को मिल सकते हैं, पेरी फॉलिकुलर स्केलिंग। तो ये दो लक्षण इस बीमारी की एक्टिविटी को भी बताते हैं, मतलब कि बीमारी जिंदा है, सक्रिय है, यदि ये दो लक्षण देखने को मिलते हैं तो। यदि नहीं मिल रहे हैं तो काफी हद तक संभावना है कि आपकी बीमारी मर चुकी है, डेथ हो चुकी है। और चूंकि ये प्रॉब्लम जो होती है, ये बाल के रूट्स जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, उनको पूरी तरह खा जाती है। मतलब रूट्स बचते नहीं है, फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है। तो इस वजह से इस बीमारी में जहां से भी बाल गायब हो गया, वहां पर किसी भी दवाई के माध्यम से दोबारा बाल नहीं लाया जा सकता है। अभी बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है। जैसे इसी से मिलती जुलती परेशानी होती है एलोपेशिया एरिएटा। तो कई बार जो मरीज थोड़े बहुत जिनको मेडिकल फील्ड का नॉलेज होता है, तो वो ऐसा लेकर के आते हैं कि फला मरीज का तो बाल आ गया था, मेरी जैसी परेशानी थी, लेकिन मेरा बाल क्यों नहीं आ रहा है? तो वो इसी कारण से, क्योंकि वो बिल्कुल ही भिन्न परेशानी है। एलोपेशिया एरिएटा बिल्कुल अलग परेशानी है और लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस बिल्कुल अलग परेशानी है। दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा जो है वो रिवर्सिबल एलोपेशिया है, और लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस वो है इरिवर्सिबल एलोपेशिया, स्कारिंग एलोपेशिया। इसमें आप किसी भी दवाई के माध्यम से बाल वापस नहीं ला सकते हैं, जहां के भी बाल जा चुके हैं। ये चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं मरीज को। इस बीमारी में मरीज को लक्षण में खुजली हो सकती है, जलन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, दर्द हो सकता है, और कभी कभी तेज लेवल का जलन, खुजली, इरिटेशन महसूस होता है। और कुछ मरीजों में एकदम कोई भी लक्षण नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मरीज को, बस केवल पैचेस गायब हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये बीमारी होती कैसी है। तो ये बीमारी भी लाइकेन प्लैनस, जो स्किन की साधारण लाइकेन प्लैनस वाली बीमारी है, उसी तरह से ऑटो इम्यून बीमारी होती है। मतलब कि आपकी ही कोशिकाएं किसी गलतफहमी से आपके ही बाल को खाने लगते हैं, और एक समय आता है जब पूरी तरह से खा लेते हैं। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्यों ट्रिगर होती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है। अधिकांश केसेस में कुछ कारण विशेष पता नहीं चल पाता है, कितनी भी कोशिश करने के बाद भी। कुछ दवाइयों की वजह से अब धीरे धीरे ये बीमारी देखने को मिल रही है। जैसे एक दवाई होती है पिम्ब्रोलीजुमाब, और एक दवाई होती है नीलोटिनिन। तो ये दो दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर भी ये परेशानी देखी गई है। तो अधिकांश केसेज में तो कोई कारण नहीं मिल पाता है, इन कुछ केसेज में दवाइयों की वजह से भी ये परेशानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बीमारी की डायग्नोसिस कैसे हो, कैसे मुझे पक्का पता चले कि मुझे लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस ही है। तो मरीज के लिए तो बहुत इजीली कंफ्यूजन होता है एलोपेशिया एरिएटा से, जिसको गांव में लोग टुनकी समझते हैं। उससे तो सारे मरीज टुनकी से ही कंफ्यूज कर जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए उतना कंफ्यूजन नहीं होता है। जो मैंने साइंस की बात की, स्किन थोड़ी दबी सी, धसी सी, रंग वहां का चेंज हो जाना चमड़ी का, पेरी फॉलिकुलर स्केलिंग, पेरी फॉलिकुलर एरिदिमा जो बाल के चारों तरफ लाली है, तो ये सब देख करके डॉक्टर जो होता है अधिकांश केसेस में पता कर लेता है। लेकिन कभी कभी विशेष करके शुरुआती केसेस में, जब ये सब चीजें पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुई होती हैं, तो उस कंडीशन में बहुत एक्सपीरियंस्ड
डॉक्टर को भी एलोपेशिया एरिएटा से कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है कुछ चीजों का सहारा लेता है, जिसमें दो चीजें प्रमुख होती हैं। पहला होता है डर्मोस्कोपी, दूसरा होता है बायोप्सी। तो डर्मोस्कोपी एक विशेष हैंडहेल्ड लेंस होता है जिससे डॉक्टर देख के जांच लेता है। बायोप्सी इस बीमारी के लिए बहुत ही उत्तम टेस्ट के तौर पर देखा जाता है। मतलब आपकी स्किन का छोटा सा पीस काटा जाएगा 3 से 4 mm का, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। तो ये जो होता है बहुत ही ज्यादा उपयोगी टेस्ट होता है। तो बायोप्सी के नाम पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और इस बीमारी में बायोप्सी आपको ऑप्ट कर ही लेना है। मतलब डॉक्टर आपका सलाह दे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, तुरंत करवा लेना है। बायोप्सी से ये भी हेल्प मिलता है कि बीमारी कौन से स्टेज में है। मतलब कि जैसे ये बीमारी जो होती है काफी मरीजों में देखी गई है कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये बीमारी खुद ब खुद मर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर इलाज की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसलिए बायोप्सी ये भी डिसाइड करता है कि कौन से स्टेज में बीमारी है आपकी, उससे पता लग सके। इसलिए बायोप्सी के लिए बिल्कुल आप राजी रहें। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्लियरली आपको समझ लेना है कि जो भी दवाइयां इसके लिए मौजूद हैं, लगाने वाली या खाने वाली, वो बीमारी को वहीं पर रोक देती है। लेकिन जो नुकसान हो चुका बीमारी से, जो बाल गायब हो चुके, वो बाल वापस नहीं उगाए जा सकते हैं किसी भी दवाई से। अभी जो इतनी भी दुनिया में उपलब्ध दवाइयां हैं, उनमें से कोई भी दवाई जो बाल गायब हो चुके हैं उन्हें वापस नहीं उगा सकती है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से समझ करके ही इलाज करवाना है इसका, कि बीमारी को, और आपका बाल जैसे मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर एरिया का बाल चला गया, तो अब आपका आगे का और ज्यादा सर का बाल बीमारी न खाए, इसलिए इलाज उपयोगी है, इसलिए इलाज करना है। इसके इलाज में लगाने वाली दवाइयां बहुत सारी यूज की जाती हैं, जिसमें कि स्टीरॉयड ग्रुप की दवाइयां काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। हेलोबिटासॉल, क्लोबिटासॉल, मोमेटासोन, बेटामेथासोन नाम की लोशन जो होते हैं डॉक्टर लगाने के लिए देता है। इसी तरह से टैक्रोलिमस नाम का लोशन भी डॉक्टर इसके इलाज में उपयोग में लाता है। तो ये दो दवाइयां काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। काफी डॉक्टर मिनॉक्सिडिल भी इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मिनॉक्सिडिल का ये यूज करने के पीछे रेशनल होता है कि जो फॉलिकल्स अभी इनएक्टिव हो गए, पूरी तरह मरे नहीं हैं, उनको सक्रिय कर दिया जाए। मतलब कि जो बाल अभी जिंदा है, जिनके रूट्स पूरी तरह से डैमेज नहीं हुए हैं, तो उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए। कि जो मतलब ऐसे समझे जो अधमरे बाल हैं उनको फिर से उनमें जान डाल दी जाए। इस सोच के साथ कई डॉक्टर इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। जो खाने वाली दवाइयां होती है उसमें सबसे जो 1 नंबर की पे आती है दवाई होती है, वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई जो होती हैं वो काफी कारगर दवाई के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट कुछ सिंपल साइड इफेक्ट से लेकर के कॉम्प्लेक्स साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर आपका पूरा मॉनिटर करते हुए, आपसे डिस्कस करते हुए थेरेपी को आगे बढ़ाता है। इसीलिए आपको बार बार अपने डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, ताकि डॉक्टर इंक्वायर करे कि दवाई से किसी प्रकार का आपके शरीर में नुकसान तो नहीं पैदा हो रहा है। और दवाइयों के नुकसान को कम करने के लिए डॉक्टर जो है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन स्टीरॉयड थेरेपी दे सकता है, जिसको ओरल मिनी पल्स कहा जाता है, ओएमपी कहा जाता है। तो उसमें ओएमपी में बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेफ्लाजाकॉर्ट स्टीरॉयड्स काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट जो दवाई होती है जो बहुत कारगर होती है, वो होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये मलेरिया की एक दवाई होती है जो कि इस बीमारी में भी उपयोग में लाई जाती है। तो ये दवाई भी काफी अच्छी दवाई मानी जाती है, बड़ी पुरानी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन फिर से यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस दवाई से भी कुछ साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। तो डॉक्टर आपका बीच बीच में कुछ टेस्ट करवाएगा, जिससे कि आपकी दवाई की वजह से होने वाले नुकसान को पता लगाया जा सके। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आंख के ऊपर असर कर सकता है, हार्ट के ऊपर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में असर पाया गया है, तो डॉक्टर ईसीजी का सलाह दे सकता है। इसी तरह से आपके आंख की टेस्टिंग करवा सकता है, आपके आंख के डॉक्टर के पास भेज सकता है। तो कई बार मरीज बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो आया था इस चीज का इलाज करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर तो भेज रहा है आंख का जांच करवाने के लिए, या फिर हार्ट वाले डॉक्टर को रिफर कर रहा है। तो वो सही तरीका है, उस पर कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। वो डॉक्टर आपके बेहतर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ही उन डॉक्टर्स का मदद ले रहा है कि दुर्लभ से दुर्लभ, असामान्य से असामान्य साइड इफेक्ट से भी आपको बचा सके। वो इसी वजह से ऐसा
किसी डॉक्टर का इस तरह की इरादा नहीं है कि आपका पैसे खर्च करवाए या आपको परेशान करे, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजे कि जाओ एक बार हार्ट वाले डॉक्टर से मिलकर आ जाओ, एक बार आंख वाले डॉक्टर से मिल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यही पर्पज है कि बाई चांस दवाई की वजह से साइड इफेक्ट ना हो, मतलब यदि हो तो उसे अर्ली स्टेज में ही पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। इसी तरह से जो इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयां हैं वो काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप में मेथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट, मुफटिल, ये सब दवाइयां भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं और इनके भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि इस बीमारी का जो इलाज है वो डॉक्टर अधिकांश केसेस में काफी लंबे समय तक, 6 महीने, साल भर या 1.5 साल तक भी देता है। और एक बार यदि श्योर हो जाए कि बीमारी रुक गई है, प्रोग्रेशन रुक गया है, तो डॉक्टर दवाई बंद करने की कोशिश करता है। साथ ही स्किन बायोप्सी का फिर से हेल्प ले सकता है देखने के लिए कि सेल्स, जो इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो बीमारी की एक्टिविटी को बताते हैं, मतलब बीमारी जिंदा है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए स्किन बायोप्सी का दोबारा मदद ले सकता है। तो फिर यहाँ पे स्किन बायोप्सी से आपको हेजिटेट नहीं करना है, घबराना नहीं है। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी बीमारी सक्रिय है कि नहीं है। कुछ नई दवाइयां हैं जो कि इसके इलाज में अब उपयोग में लाई जा रही हैं, जैसे कि टोफासिटिनिब या फिर बैरिसिटिनिब। तो ये जो होती है जैक इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयां होती हैं और इनसे भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है। अब जिन केसेस में बाल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं तो मरीजों का काफी एम्बेरेसिंग होता है, विशेष करके जिनकी मैरिज वैरिज नहीं हुई है, तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि मुझे इन पैचेज में बाल कैसे मैं लाऊं, बीमारी रुक गई, अब इन पैचेज में बाल वापस कैसे लाया जाए। तो इसका एक ही तरीका है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब आपके ही बाल लेकर के उन पैचेज में बाल को लगा दिया जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ठीक ठाक कारगर होता है और कुछ मरीजों में वेरिएबल रिजल्ट भी पैदा कर सकता है। जैसे कुछ मरीजों में अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कुछ मरीजों में खराब रिजल्ट आ सकता है, कुछ मरीजों में मध्यम लेवल का रिजल्ट आ सकता है इस बीमारी में, क्योंकि इसमें जो है जड़ ही पूरी सूख गई है, जमीन ही सूख गई है। इस वजह से बहुत सर्टेनिटी नहीं होती है, मतलब बहुत क्लियरली डॉक्टर आपका बताने में हिचकिचाएगा कि आपके केस में हेयर ट्रांसप्लांट से कितना फायदा आएगा। कुछ केसेस में अब जो आर्टिफिशियल हेयर हैं उन्हें भी लगाया जा रहा है, हेयर फाइबर्स लगाया जा रहा है। तो हेयर फाइबर्स का सक्सेस रेट ठीक आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि वो जिंदा बाल है नहीं, बस उन्हें ले जाकर के फिट कर देना है आपके जो स्किन है उसमें। एक और महत्वपूर्ण चीज इस बीमारी के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि ये बीमारी बीच बीच में रीएक्टिवेट भी हो सकती है। जैसे कि आपकी बीमारी थी, मर गई 1 साल 2 साल के बाद, 4 साल 6 साल ठीक रहा, उसके बाद फिर से सक्रिय हो गई, और वो सक्रिय हो गई तो फिर से आपके बालों को डैमेज करने लगी, तो फिर से आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ गई। तो निष्कर्ष के तौर पर लाइकेन प्लैनोपाइलेरिस जो है ये स्कारिंग टाइप का एलोपेशिया है, असामान्य है, लेकिन मरीज के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि जहां से बाल चले जाते हैं वहां से बाल वापस नहीं आते हैं। दवाइयां इसकी जो चलती हैं, तमाम दवाइयां हैं, वो बीमारी को वहीं पर रोकने के लिए हैं, बनाई गई हैं, मतलब जहां पे बीमारी थी वहीं पर रोक दी जाती है। और जब एक बार बीमारी रुक जाती है तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की मदद से इस जो जहां से बाल गए हैं वहां पर बाल फिर से ले आने की कोशिश करता है डॉक्टर। थैंक यू।